गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज हम पढ़ेंगे मुग़ल राजा शाहजहां के बारे में, जो 1627 से लेकर के 1658 तक मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह रहे हैं। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय ये मुगलिया सल्तनत का ही एक हिस्सा था। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था और पिता का नाम जहांगीर। इनकी माता जगत गोसाई मारवाड़ के हिंदू राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री थी। यही कारण था कि जब जहांगीर की मृत्यु के बाद और राजा बनने की बात आई तो नूरजहां नहीं चाहती थी कि शाहजहां राजा बने, क्योंकि शाहजहां का जन्म एक हिंदू रानी के गर्भ से हुआ था। 1612 में आसफ खां, जो कि नूरजहां के भाई थे, उनकी पुत्री अर्जुंद बानो बेगम से शाहजहां का विवाह हुआ और यही अर्जुंद बानो बेगम विवाह के उपरांत मलिकाए जामनी की उपाधि से नवाजी गई। राजा द्वारा इन्हें ये टाइटल या उपाधि दी गई। और याद रखिएगा, अर्जुंद बानो बेगम ही कालांतर में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसी मुमताज़ महल की याद में राजा द्वारा ताज महल का निर्माण करवाया गया। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के दौरान जब इनको 14वीं संतान हो रही थी, आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कब्र भी आगरा में ही बनाई जाती है और उस कब्र में राजा मलिकाई जामनी की याद में ताजमहल का निर्माण करते हैं। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां किरण ए सानी की उपाधि लेकर आगरा में अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक करके नए राजा बनते हैं। शाहजहां के राजा बनने में उसके उसके ससुर आसफ खां का बहुत ही बड़ा रोल था। यही रीज़न था कि राजा बनने के बाद वो अपने ससुर आसफ खां को अपना वजीर बनाते हैं और एक बहुत ही योग्य व्यक्ति जो हिस्ट्री में महावत खां कहलाए, महावत खां को खाने खाना की उपाधि देता है। खाने खाना का मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। और सबसे बड़ा जो इशू था वो था नूरजहां। नूरजहां को ये 2 लाख रुपए की पेंशन देता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, और उसके बाद उनको लाहौर भेज दिया जाता है और उसी लाहौर में 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो जाती है। आइएगा बात करते हैं थोड़ी सी ताजमहल के बारे में, जिसे इन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। अगर मैं ताजमहल की बात करूं तो ताजमहल का निर्माण मुमताज़ की मृत्यु के बाद 1632 में शुरू हुआ और ये निर्माण कार्य 1653 तक चला। ताजमहल को बनने में 21 वर्ष का समय लगा। 21 वर्ष का समय लगा। राजा ने ताजमहल बनाने के लिए यमुना नदी के किनारे एक रेतीली जगह का चुनाव किया, जो कि जो कि फ्लड वगैरह आने के दौरान जो दलदली काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। यही कारण था कि वहाँ पर एक इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करना कोई इजी टास्क नहीं था। अगर मैं बात करूँ ताजमहल के डिज़ाइन के बारे में, तो ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद उस्ताद ईशा खां द्वारा तैयार किया गया। उस्ताद ईशा खां ने इस स्ट्रक्चर को जितना ज़मीन के बाहर रखा उतना ही ज़मीन के अंदर रखा। याद रखिएगा, जितनी ऊंचाई ताजमहल की है उतनी ही ताजमहल की नींव रखी गई है ज़मीन के अंदर, क्योंकि यमुना नदी के किनारे ज़मीन काफ़ी दलदली होती है और पानी या फ्लड आने के दौरान इस आलीशान इमारत को, भव्य इमारत को सुरक्षित रखा जा सके। यही रीज़न था कि इसका डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईशा खां द्वारा तैयार किया गया। जहाँ तक इसके आर्किटेक्ट या निर्माणकर्ता की बात करते हैं तो इसका निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया। ये लाहौर के रहने वाले थे और बताते हैं कि इसका निर्माण कार्य खत्म होने के बाद शाहजहां द्वारा इन दोनों के हाथ काट दिए गए थे, ताकि आने वाले समय में ये और
किसी ऐसी भव्य इमारत का निर्माण ना कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट है ताजमहल में लगने वाला मार्बल या संगमरमर। ताजमहल में लगने वाले मार्बल को मकराना राजस्थान से इंपोर्ट किया गया था, राजस्थान से मंगवाया गया था। जो आप वर्तमान में ताजमहल देखते हैं वो राजा की इच्छा अनुरूप ताजमहल नहीं था। राजा ताजमहल को और भी अधिक भव्य रूप देना चाहते थे, लेकिन राजा फाइनेंशियली इतना खर्चा कर चुके थे उस समय कि राजा के पास फाइनेंस या पैसे कम होने की वजह से राजा इस इमारत को और भव्य या आलीशान नहीं बनवा पाए। लेकिन जो भी राजा ने बनवाया वो विश्व के 7 वंडर्स में आज शामिल है। तो सोचिएगा, राजा जो बनाना चाहते थे अगर वो बन जाता तो वो आज क्या होता। राजा बनने के बाद और शाहजहां दक्षिणी भारत की तरफ कूच करते हैं। 1633 में 1633 में ये अहमदनगर पर आक्रमण करते हैं, जो कि आपका दक्षिणी भारत में है। और अहमदनगर को जीत करके ये उसे मुग़ल सल्तनत का एक हिस्सा बनाते हैं और धीरे धीरे दक्षिणी भारत में भी और ये अपनी साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करते हैं। 1636 में ये आक्रमण करते हैं गोलकुंडा पे। याद रखिएगा, गोलकुंडा भी आपका साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वो उस समय गोलकुंडा के नाम से फेमस था। और गोलकुंडा के इस जगह और शासन करते थे उस समय कुतुब शाह। पिता की मृत्यु के उपरांत इन्हें अल्पायु में ही वहाँ का राजा बना दिया गया। और जैसे ही आक्रमण करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं शाहजहाँ, तो कुतुब शाह पहले ही शाहजहाँ के सामने सरेंडर या आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसकी वजह से और वो गोलकुंडा को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। कुतुब शाह के वज़ीर जिनका नाम मीर जुमला था, वो शाहजहाँ को गिफ्ट करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हीरा जिसका नाम क्या था, कोहिनूर। तो याद रखिएगा, कुतुब शाह के वज़ीर मीर जुमला द्वारा शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया गया। शाहजहाँ ने इसी कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल तख्ते ताउस या जिसे हम हिस्ट्री में मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं उसमें किया। राजा ने अपने बैठने के लिए एक बहुत ही भव्य सिंहासन बनवाया जिसका नाम था तख्ते ताउस। 1800 किलो का ये सिंहासन पूरी रूप से गोल्ड या सोने से बना हुआ था। इस सिंहासन का निर्माण उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट बादल खां द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बादल खां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस की सबसे बड़ी खास बात थी वो था इसमें जड़ाऊ या नक्काशी का काम, बहुत ही बारीक नक्काशी का काम किया गया था। और इस नक्काशी के काम में बहुत ही हीरे मोती या जवाहरातों को लगाया गया था। पित्रादुरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट रहे हैं जिसके द्वारा इसमें जड़ाऊ या नक्काशी का काम किया गया था। और इसी के द्वारा इस तख्ते ताउस में सबसे ऊपरी हिस्से में और कोहिनूर को जड़ा गया, जो कि इसकी सुंदरता को और भी काफ़ी बढ़ा देता था। अगर मैं बात करूं कि बादल खां द्वारा इसका तैयार किया गया डिज़ाइन किस के आधार पर तैयार किया गया था, इसका डिज़ाइन उस समय प्रसिद्ध एक यूनानी देवता रहे हैं आपके यूनानी देवता आर्फियस को आधार मानते हुए इसका निर्माण किया गया था। और यूनानी देवता आर्फियस को इसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। और अगर मैं बात करूं इस तख्ते ताउस के बारे में,
तो इसके निर्माण में और ऊपरी हिस्से में दो मयूर या दो मोरों की आकृति थी, और दो मयूरों की या मोरों की आकृति के कारण ही यही हिस्ट्री में फेमस हो गया। किसके नाम से? मयूर सिंहासन के नाम से। ये उस समय इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि और विदेशी राजा भारत पर खाली तख्ते ताउस के कारण ही आक्रमण करने की सोचने लगे। और इसके बाद 1739 में, हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर लूटपाट की। और इसी लूटपाट के दौरान वो भारत से ईरान लेकर के चला गया तख्ते ताउस को, और ईरान जाकर के उसने इस तख्ते ताउस को तोड़ दिया या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बारे में हम हिस्ट्री में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कुछ एक प्रथा जो दिल्ली सल्तनत के समय में और चलाई गई थी बलबन द्वारा, उन प्रथाओं में सिजदा और पैबोस की प्रथाएं होती थी। सिजदा मतलब राजा के दरबार में कोई भी आता था तो राजा को सलाम करते हुए एंट्री करता था, और पैबोस का मतलब पोस्ट्रेट या पीठ के बल राजा के सामने लेट जाना और राजा के पैरों को चूमना। 1636-1637 में और शाहजहां द्वारा सिजदा और इसके साथ साथ पैबोस की प्रथाओं को बंद करवा दिया गया। इसके साथ साथ उसने काफ़ी प्रथाएं, जैसे अकबर के समय शुरू की गई तुलादान प्रथा थी, उसको जारी रखा। और इसी के साथ साथ उसने झरोखा दर्शन जैसी प्रथाओं को बंद भी नहीं किया। हिंदू राजाओं को माथे पर टीका लगाने की अनुमति को भी उसने जारी रखा, लेकिन सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया। इसके साथ साथ उसने अकबर द्वारा शुरू किए गए इलाही संवत को भी उस समय बंद कर दिया, और इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। और हिजरी संवत पर ही बेस्ड आज भी कैलेंडर्स आपको हर मुस्लिम के घर में देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एरा था जिसे शुरू किया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अगर मैं बात करूं शाहजहां को, तो हिस्ट्री में शाहजहां को उसकी आर्किटेक्ट या हिंदी में स्थापत्य कला के लिए बहुत ही अधिक जाना जाएगा। इस स्थापत्य कला में कुछ एक ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, और स्थापत्य कला के हिसाब से ये उस समय भारत का एक स्वर्णिम दौर या सुनहरा दौर था। स्थापत्य कला के अनुसार इसने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना करवाई, यमुना नदी के किनारे। शाहजहानाबाद को ही आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, और इस पुरानी दिल्ली को इसने 1638 में अपनी कैपिटल या राजधानी बनाया। राजा ने 1638 में आगरा से राजधानी को कन्वर्ट किया और नई राजधानी बनाई शाहजहानाबाद। आज भी आप पुरानी दिल्ली, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक ये सब देखोगे, सब के सब सिटी ही शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी। शाहजहानाबाद में राजा ने निर्माण करवाया लाल किले का। लाल किला रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से, इसीलिए इसका निर्माण लाल किला रखा गया। याद रखिएगा, इसे किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, किला ए मुबारक। इसके साथ साथ राजा ने लाल किले के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किया। दीवाने आम वो जगह जहाँ पर रोज राजा आम लोगों से मिलते थे, और दीवाने खास वो जगह जहाँ राजा अपने खास व्यक्तियों से मिलते थे। इसके साथ साथ राजा ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और इसके साथ मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। लेकिन याद रखिएगा, ये मोती मस्जिद आपकी कहाँ पे है? आगरा में। एक मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली में भी है, लेकिन उस मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने करवाया था। अगर मैं बात करूं मोती मस्जिद के साथ, इन्होंने लाहौर फोर्ट या लाहौर के किले का निर्माण किया। इसके साथ साथ इन्होंने निर्माण किया शीश
महल का। और सबसे बेहतरीन इमारत जो इन्होंने बनवाई वो है हमारी क्या, ताज महल। तो इसी स्थापत्य कला के लिए इतिहास में बहुत ज़्यादा जाना जाएगा किसे, राजा शाहजहाँ को। राजा शाहजहाँ के 4 बेटे और 3 बेटियां थे। उस समय उनकी पत्नी से जो उन्हें 14 संतानें हुई थी उसमें सरवाइव खाली 7 ही कर पाए थे। और इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिको। दारा शिको एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। यही रीज़न था कि राजा द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि मेरी मृत्यु होने के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी है वो मेरे सबसे बेटे बनेंगे जिनका नाम है दारा शिको। दारा शिको ने उस समय भगवत गीता, इसके साथ साथ आपके उपनिषद, इसके साथ साथ महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों का और इसके अलावा भी और काफ़ी वेदों का उसने सभी का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया था। एक बहुत ही योग्य व्यक्ति रहा है इतिहास का दारा शिकोह। अगर मैं बात करूं दारा शिकोह जो कि सबसे बड़ा बेटा रहा है शाहजहाँ का, इसके संबंध औरंगजेब के साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे हैं। औरंगजेब जो कि दारा शिकोह का ही भाई था वो अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कुछ एक महत्वपूर्ण काम जो उस समय करवाए शाहजहाँ ने, अहमदाबाद का जो चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि मंदिर है उसका निर्माण कार्य और उसकी मरम्मत करवाई किसने, शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के गुरु का नाम शेख चिल्ली था। याद रखिएगा शाहजहाँ के गुरु कौन रहे हैं, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जो हैं इनका मकबरा, इनका जो टोम है वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है, थानेसर। इसीलिए थानेसर बार बार आना होता था शाहजहाँ का। और शाहजहाँ अपने साथ अपने बेटे दारा शिकोह को भी यहाँ पर बार बार लेके आते थे। यही रीज़न है कि थानेसर को मुग़लों का आइलैंड या मुग़लों का द्वीप कहा जाता है। यहीं पर मकबरा है शेख चिल्ली का। और शेख चिल्ली का मकबरा इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हरियाणा का ताज महल भी कहते हैं। इसे हरियाणा का क्या कहते हैं, ताज महल। 6 सितंबर 1657 को शाहजहाँ बीमार हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही शाहजहाँ बीमार होते हैं उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है कि कौन बेटा और राजा बनेगा। और इसी उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी जो 3 पुत्रियां थी, जो उसकी 3 बेटी थी, वो किसी ना किसी उस समय के जो हमारे शाहजहाँ के बेटे रहे हैं उस समय किसी न किसी का साथ देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सबसे बड़ी बेटी रही हैं जहाँ आरा समर्थन में थी अपने बड़े भाई दारा शिकोह के। वो चाहती थी कि उसका बड़ा भाई दारा शिकोह राजा बने। वहीं पे आलम आरा जो इसकी दूसरी बहन थी उसका समर्थन था औरंगजेब को। वो चाहती थी कि औरंगजेब नया राजा बने। और इसके साथ साथ जो इसकी तीसरी बेटी थी गोहर आरा समर्थन करती थी मुराद बख्श को और शाह सूजा को, जो इसके बाकी 2 बेटे थे। औरंगजेब तो राजा बनने से पहले दक्कन का राज्यपाल था, गवर्नर था। दक्कन का मतलब होता है साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। अब साउथ इंडिया में रहते हुए उसे नॉर्थ इंडिया में क्या कुछ चल रहा है ये सब उसकी बहन आलम आरा बताती थी। आलम आरा उसे बताती थी कि नॉर्थ इंडिया में पिता की तबीयत खराब है और पिता ने डिक्लेयर कर दिया है कि नए राजा दारा शिकोह बनेंगे। और यही रीज़न था कि आलम आरा द्वारा दी गई सूचनाएं ही पाकर के औरंगजेब साउथ इंडिया से मूव करने लग जाता है नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत की तरफ। जब तक वो उत्तरी भारत में आता है तो वो देखता है कि शाह सूजा ने अपने आप को बंगाल में और इसके साथ साथ मुराद बख्श ने
अपने आप को गुजरात में राजा डिक्लेयर कर दिया है। गुजरात में उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया है? राजा। जबकि उसके पिता शाहजहां द्वारा दारा शिकोह को राजा घोषित कर दिया जाता था। मतलब तीनों भाई किसी न किसी तरीके से अपने आप को राजा की पोस्ट पर समझने लग गए थे। और वहीं चौथा भाई जो साउथ इंडिया से आता है, औरंगजेब, वो खुद को राजा मानता था। जैसे ही औरंगजेब साउथ इंडिया से आता है, वो इन तीनों के साथ इतिहास में कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है और इन युद्धों में वो एक एक करके इनको हराता है और फिर आगे चल कर के औरंगजेब ही मुगलिया सल्तनत का सबसे पावरफुल राजा बनता है। अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल 1658 को, तो इतिहास का एक बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा गया जिसे हिस्ट्री में धर्मट का युद्ध कहते हैं। धर्मट का युद्ध इंदौर, आपका मध्य प्रदेश के पास लड़ा गया था, एक जगह पे जिस जगह का नाम क्या था? धर्मट। इस युद्ध में और दारा शिकोह और मुराद बख्श इन सब की हार होती है, लेकिन किसी तरीके से ये वहाँ से जान बचा कर के भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरा युद्ध 29 मई 1658 को लड़ा गया, जिसे इतिहास में सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास बुंदेलखंड में एक जगह है सामूगढ़, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार होती है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट और वो युद्ध जिसने इस बात की घोषणा कर दी थी कि अब कौन भारत का नया राजा बनेगा, वो युद्ध देवराई में लड़ा गया। याद रखिएगा, ये सबसे निर्णायक युद्ध था। देवराई आपका अजमेर राजस्थान में है और इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार होती है और इसी हार के साथ और औरंगजेब आलमगीर का टाइटल या आलमगीर की उपाधि लेकर नए राजा बनते हैं। इतिहास में दारा शिकोह को द किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा गया है। द किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून का मतलब होता है उच्च भाग्य वाला राजा। मतलब राजा का भाग्य तो बहुत ही ज़्यादा उच्च था, लेकिन राजा कभी एक्चुअली राजा बन ही नहीं पाए। दारा शिकोह की इस युद्ध में हार के बाद और जब ये सामूगढ़ और इतिहास में जब ये सब युद्ध चल रहे थे, तो सामूगढ़ के युद्ध के बाद और अपने पिता शाहजहां को 8 जून 1658 में कैद कर देता है। कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब अपने पिता को आगरा के किले में कैद करता है। और जब इसे कैद किया जाता है तब इनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यही रीज़न था कि इनकी बेटी जहां आरा ये कहती है कि वो मरते समय तक अपने पिता की सेवा करना चाहती है। तो जहां आरा को भी शाहजहां के साथ और कैद कर दिया जाता है आगरा के किले में। और उसी आगरा के किले में 8 साल बाद 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।